हेलो बच्चों इस लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं वैद्युत द्विध्रुव, इसे हम इलेक्ट्रिक डायपोल भी कहते हैं। ठीक है, और वैद्युत द्विध्रुव के कारण हम लोग तीव्रता निकालेंगे, किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो चलिए समझते हैं वैद्युत द्विध्रुव होता क्या है। देखिए, अगर दो समान परिमाण के विजातीय आवेश, अगर दो आवेश हैं समान परिमाण के, मान लो दो आवेश है, एक Q आवेश है दूसरा -Q आवेश है, समान परिमाण के हैं लेकिन विजातीय आवेश, विजातीय मतलब एक प्लस का और एक माइनस का है, इनको बोलेंगे विजातीय आवेश, अपोजिट चार्ज है, इक्वल मैग्नीट्यूड है और अपोजिट नेचर के हैं। अगर एक दूसरे से अल्प दूरी पर रखे हों, मान लेते हैं इनके बीच की दूरी जो है वो 2L है और ये दूरी बहुत कम है, अल्प दूरी है। ठीक है, मान लेते हैं कि दो आवेश है, सजातीय आवेश है, समान परिमाण के विजातीय आवेश, परिमाण समान है, चिन्ह विपरीत है, मतलब एक प्लस और एक माइनस है। तो इस निकाय को हम लोग बोलते हैं वैद्युत द्विध्रुव, है ना। जब समान परिमाण के विजातीय आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर रखे हों, है ना, तो इस निकाय को हम लोग क्या बोलते हैं, इस निकाय को हम लोग बोलते हैं वैद्युत द्विध्रुव। मान लेते हैं AB एक वैद्युत द्विध्रुव है, AB एक वैद्युत द्विध्रुव है। ठीक है, तो द्विध्रुव की परिभाषा क्या है, जब समान परिमाण के विजातीय आवेश, विजातीय आवेश एक दूसरे से ठीक है, एक दूसरे से अल्प दूरी पर रखे हों, तो इस निकाय को या इस सिस्टम को क्या बोलते हैं, जब समान परिमाण के विजातीय आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर रखे हो तो इस निकाय को क्या बोलते हैं, इस निकाय को वैद्युत द्विध्रुव भी बोलते हैं या विद्युत द्विध्रुव, है ना, या विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। ठीक है, ये इसकी परिभाषा है। जब समान परिमाण के विजातीय आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर रखे हो तो इस निकाय को हम लोग वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। अब देखिए, वैद्युत द्विध्रुव का द्विध्रुव अगुण निकाला जाता है। क्या निकालते हैं, वैद्युत द्विध्रुव का द्विध्रुव अगुण। तो एक टर्म, ये तो परिभाषा होगी। अब है द्विध्रुव आघूर्ण, द्विध्रुव आघूर्ण। ठीक है, इसको बोलते हैं डायपोल मोमेंट। ठीक है, डायपोल मोमेंट कहते हैं। ठीक है, डायपोल मोमेंट कैसे निकाला जाता है, डायपोल मोमेंट निकालने का जो सूत्र होता है वो डायपोल मोमेंट की परिभाषा भी ये है। क्या होता है, इन दोनों आवेशों, है ना, दो आवेश है, एक Q है और एक -Q, तो किसी एक आवेश का परिमाण लेना है, दोनों आवेश में से किसी एक आवेश का परिमाण लेना है। परिमाण की बात करें, दोनों का परिमाण बराबर है और दोनों के बीच की दूरी लेना है। ठीक है, तो द्विध्रुव आघूर्ण जो होता है, किसी एक आवेश, ठीक है, किसी एक आवेश का परिमाण, किसी एक आवेश के परिमाण तथा आवेशों के बीच की दूरी दूरी के गुणनफल को क्या बोलते हैं, गुणनफल को द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। इसका मीनिंग अभी समझते हैं, द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। ठीक है, इसे P से प्रदर्शित करते हैं, इसे छोटे P से, इसे P से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं, P से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो P क्या हो गया, द्विध्रुव आघूर्ण होता है आवेश का परिमाण, द्विध्रुव आघूर्ण P बराबर, द्विध्रुव आघूर्ण बराबर होता है एक आवेश का परिमाण एक आवेश का परिमाण गुणित दोनों आवेशों के बीच की दूरी, दोनों
आवेशों के बीच की दूरी, ठीक है, ये तो सूत्र क्या हो जाएगा, देखिए सूत्र अपन लिखेंगे P, द्विध्रुव आघूर्ण P, तो द्विध्रुव आघूर्ण P बराबर दोनों आवेशों में से किसी एक का परिमाण लेते हैं। परिमाण की बात करेंगे तो दोनों का परिमाण Q ही है, और दोनों आवेशों के बीच की दूरी द्विध्रुव आघूर्ण की लंबाई भी कह देते हैं कई बार, इसको 2L, हमने 2L माना है, ठीक है। L भी ले सकते हैं, लेकिन अभी 2L आपको समझ में आएगा हमने क्यों लिया है। आगे की कैलकुलेशन को इजी करने के लिए हम लोगों ने L की जगह पे 2L लिया है। D भी ले सकते हैं, डिस्टेंस D ले सकते हैं, तो D होती है तो Q इंटू D हो जाता है। अब यहाँ पे हमने 2L लिया है तो Q इंटू 2L होगी, तो P इज इक्वल टू 2QL हो जाएगा, ठीक है। एक सूत्र हो गया ये 2QL, द्विध्रुव आघूर्ण बोलते हैं इसे, ठीक है। द्विध्रुव आघूर्ण किसी एक आवेश के परिमाण तथा आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। इसे P से प्रदर्शित करते हैं। द्विध्रुव आघूर्ण होता है एक आवेश का परिमाण गुणित दोनों आवेशों के बीच की दूरी, तो P बराबर Q इंटू 2L, ठीक है। इसे सदिश रूप में हम लोग ऐसे लिखते हैं, सदिश रूप में वेक्टर फॉर्म में हम लोग इसे ऐसे लिखते हैं, P वेक्टर, ठीक है, P वेक्टर इज इक्वल टू Q, ठीक है, 2Q इंटू L वेक्टर लिखते हैं ऐसा, ठीक है। या हम लोग इसे चलिए ऐसे लिख देते हैं, Q इंटू 2L वेक्टर ऐसे लिख देते हैं। अच्छा है, Q इंटू 2L वेक्टर। अब हम L को एक वेक्टर मानते हैं और L वेक्टर की जो डायरेक्शन लेते हैं हम लोग माइनस ऋणात्मक आवेश से धनात्मक आवेश की ओर लेते हैं, ठीक है। ये द्विध्रुव की अक्ष है, ठीक है। A और B को या दोनों आवेशों को मिलाने वाली जो रेखा है वो द्विध्रुव की अक्ष कहलाएगी। तो द्विध्रुव आघूर्ण एक सदिश राशि है, इसकी दिशा जो होती है, ठीक है, जो P द्विध्रुव आघूर्ण एक सदिश राशि है। सदिश है तो उसमें दिशा होना चाहिए, तो द्विध्रुव आघूर्ण की जो दिशा लेते हैं हम लोग वो लेते हैं द्विध्रुव की अक्ष के अनुदेश। अक्ष क्या होगी, अक्ष एक लाइन है, एक रेखा है, A और B को मिलाने वाली जो रेखा है उसे हम लोग क्या बोल रहे हैं, अक्ष बोलते हैं, द्विध्रुव अक्ष बोलते हैं, ठीक है। द्विध्रुव की अक्ष है तो द्विध्रुव आघूर्ण की जो दिशा होती है, ठीक है, समझिए, द्विध्रुव आघूर्ण की जो दिशा है, आघूर्ण P की दिशा डायरेक्शन, P की जो दिशा है, P की दिशा द्विध्रुव की अक्ष के अनुदेश ऋणात्मक आवेश से धनात्मक आवेश की ओर होती है, ऋणात्मक आवेश से धनात्मक आवेश की ओर होती है, ठीक है। ऋणात्मक आवेश से धनात्मक आवेश की ओर होती है, मतलब इसकी जो दिशा है, इस द्विध्रुव की या द्विध्रुव आघूर्ण की जो दिशा होगी वो इधर होगी, इस दिशा में होगी। ये P वेक्टर की जो डायरेक्शन है वो ये है, माइनस से प्लस की तरफ P वेक्टर, ठीक है। ये जो P वेक्टर है उसकी दिशा इधर होगी, माइनस से प्लस की तरफ, ये याद रखना है। द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा हम लोग प्लस से माइनस की तरफ लेते हैं, ठीक है। अब देखिए द्विध्रुव के कारण हम लोग विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालते हैं। अब ये द्विध्रुव है हमारे पास, ये चीज़ हम समझे। अच्छा, इसके पहले अपन लोग यूनिट और वो भी डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। मात्रक, द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक और विमीय सूत्र, ठीक है। सूत्र हमारे पास है, हम मात्रक और विमीय सूत्र भी निकाल सकते हैं। फिर हम लोग इसके कारण द्विध्रुव के कारण तीव्रता भी निकालेंगे। देखिए द्विध्रुव, तो द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक है, द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक क्या होगा, द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक की बात करें, कैसे निकालेंगे मात्रक। द्विध्रुव का आघूर्ण का मात्रक जो होगा, P का मात्रक चाहिए ना, P का मात्रक क्या होगा, P का जो मात्रक होगा यहाँ से निकाल सकते हैं। P का मात्रक क्या होगा, Q का मात्रक, ठीक है, Q का मात्रक इंटू L का मात्रक, दो का तो होगा नहीं, Q का मात्रक इंटू L का मात्रक, ठीक है।
कितना आएगा? सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं एसआई पद्धति में। एसआई पद्धति में अगर पी का मान देंगे, देखिए एसआई पद्धति में पी का जो मात्रक होता है वो होता है, इसका मात्रक क्या होता है? कूलाम। तो कूलाम इंटू मीटर, कूलाम मीटर, ये हो गया। एसआई पद्धति में हो गया, एसआई में है ना, एसआई पद्धति में हम लोग देखा, ये एसआई पद्धति की हम लोग बात की। एसआई पद्धति में पी का मात्रक ये है। और अगर सीजीएस पद्धति की बात करें, सीजीएस पद्धति में पी का मात्रक क्या होगा? देखिए पी का मात्रक जो है, क्यू का मात्रक होता है स्थैत कूलाम होता है, और दूरी का मात्रक क्या होता है? सेंटीमीटर। स्थैत कूलाम इंटू सेंटीमीटर, ये हो गया स्टेट कूलाम और सेंटीमीटर। तो ये ठीक है, कभी कभी हमसे पूछ रहे हैं सीजीएस मात्रक पूछ लेते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं बीमी सूत्र की। ठीक है, बीमी सूत्र निकालते हैं। द्विध्रुव आघूर्ण का बीमी सूत्र है। ठीक है, ये एसआई पद्धति में मात्रक हो गया, पी का मात्रक हो गया कूलाम इंटू मीटर, कूलाम बड़ा रहेगा और मीटर, कूलाम मीटर। ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं, कूलाम इंटू मीटर, कूलाम मीटर। अब बात करते हैं इसके बीमी सूत्र की। बीमी सूत्र भी निकाल लेते हैं। ठीक है, चलिए बीमी सूत्र निकालते हैं अब। तो हमारे पास सूत्र ये है, बीमी सूत्र निकालना है। ठीक है, पी का बीमी सूत्र निकालना है, तो पी का बीमी सूत्र निकाल लेते हैं। पी का बीमी सूत्र कैसे निकलेगा? वही क्यू का बीमी सूत्र गुणित एल का बीमी सूत्र। ठीक है, क्यू का बीमी सूत्र क्या है? क्यू का आवेश है ना, आवेश का होता है AT, और एल का होता है डिस्टेंस एल, ATL। ठीक है, अब इसमें m तो है नहीं, तो m0 L T⁻1 A⁻1 ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, ऐसे लिखा जा सकता है। तो ये भी सही है और ये भी सही है। तो ऐसे हम लोग मात्रक और बीमी सूत्र निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये हमने द्विध्रुव क्या होता है? समान परिमाण के विजातीय आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर रखे हों, तो इस निकाय को वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। वैद्युत द्विध्रुव का द्विध्रुव आघूर्ण निकाला जाता है ना। द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है? कोई किसी एक आवेश का परिमाण गुणित दोनों आवेशों के बीच की दूरी Q × 2 है। ठीक है, अब P एक सदिश राशि है और उसकी दिशा ऋण आवेश से धन आवेश की ओर ली जाती है। इसका मात्रक, द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक कूलाम इंटू मीटर है, ऐसा ही मात्रक। सीजीएस मात्रक स्थैत कूलाम इंटू सेंटीमीटर। पी का बीमी सूत्र की बात करें तो ATL होता है, ATL। ठीक है, अच्छा, द्विध्रुव के कुछ एग्जाम्पल की बात करें तो बहुत छोटे एग्जाम्पल अपन बेसिक्स जान सकते हैं। देखिए द्विध्रुव के एग्जाम्पल बता देता हूँ। द्विध्रुव का एग्जाम्पल एक दो देख लेते हैं, है ना। अणु होते हैं, अणु के टाइप होते हैं। ठीक है, अणु दो प्रकार के होते हैं। अणु के प्रकार देखिए कैसे, अणु के प्रकार, एक होता है अध्रुवीय अणु। चलिए ध्रुवीय अणु समझ लेते हैं पहले। ध्रुवीय अणु, ध्रुवीय समझिए, इसमें ध्रुव हो, जैसे द्विध्रुव मतलब दो ध्रुव। ध्रुवीय अणु क्या होते हैं, है ना, इसको पोलर मॉलिक्यूल बोलते हैं। अब इसमें क्या होता है, ध्रुवीय अणु में मतलब दो ध्रुव होते हैं। जैसे HCl की बात करें, है ना, HCl में इस पर Cl में ऋणात्मक आवेश होता है पार्शियली, और इस पर धनात्मक आवेश होता है। मतलब ऐसे हो गए, एक धन आवेश हो गया, एक धन आवेश हो गया और एक ऋण आवेश हो गया। तो ये बहुत ही अल्प दूरी पे है। ठीक है, ये ऐसे कुछ है। ये Cl अणु और Cl परमाणु और H परमाणु जो है, Cl परमाणु और H परमाणु है ना, ये बहुत ही अल्प दूरी पर है, जुड़े हुए हैं, है ना। थोड़ा सा Cl पे ऋण आवेश होगा और ये, तो इसको बोलते हैं ध्रुव होते हैं, इसमें पोल होते हैं, ध्रुवीय अणु। जैसे H2O भी होगा ऐसे, H2O, इसमें थोड़ा सा ऋण रहेगा, इस पर थोड़ा सा धन रहेगा। तो ये जो अणु है ये कहते हैं ध्रुवीय अणु। ठीक है,
इनमें क्या होते हैं, धनात्मक जो आवेश होते हैं, है ना, धनात्मक जो आवेश होते हैं उनका द्रव्यमान केंद्र और ऋणात्मक आवेश का जो द्रव्यमान केंद्र होता है वो थोड़ा सा अलग अलग होता है, ये दूर दूर होता है। ये धनात्मक आवेश है, उसका द्रव्यमान केंद्र मान लो इधर है, और ये ऋणात्मक आवेश है, उसका द्रव्यमान केंद्र ही है, तो इनके बीच कुछ कुछ दूरी होती है, ठीक है, थोड़ा दूरी पे होते हैं, तो इन्हें बोलते हैं ध्रुवीय अणु, ध्रुवीय अणु। इसी तरह होते हैं अध्रुवी, अध्रुवी, अध्रुवीय अणु, ठीक है। अध्रुवीय अणु क्या होते हैं, अध्रुवीय अणु, अध्रुवीय मतलब जिसमें जनरली हम लोग ऐसे मानते हैं जैसे H2O हो गया, ठीक है, H2 हो गया, N2, ये सब क्या है, ये अध्रुवीय अणु है। इनमें हम लोग ऐसा मानते हैं कि जो धनात्मक और ऋणात्मक आयन के जो केंद्र होते हैं वो संपाती होते हैं। धन आयन का द्रव्यमान केंद्र और ऋण आयन का द्रव्यमान केंद्र जो होते हैं लगभग संपाती होते हैं, ठीक है, संपाती होते हैं, एक ही जगह पे होते हैं, ठीक है। ऋणायन और धन आयन, ये ऋणायन है, ऋणायन है, ठीक है, ऋणायन, ऋणात्मक आयन या ऋणात्मक आयन का द्रव्यमान केंद्र, इसमें हम बोलते हैं दोनों संपाती होते हैं, ऐसा बोलते हैं, ठीक है। तो ऐसे अणुओं में क्या होता है, धनात्मक आयन का द्रव्यमान केंद्र, है ना, ऐसे अणु में क्या होता है, ऐसे अणु में धनात्मक ठीक है, धनात्मक आयनों का या धनात्मक आवेशों का, ऐसा बोलते हैं, धनात्मक आवेशों का द्रव्यमान केंद्र, ठीक है, धनात्मक आवेशों का द्रव्यमान केंद्र और ऋणात्मक आवेशों के द्रव्यमान केंद्र क्या होते हैं, द्रव्यमान केंद्र संपाती होते हैं, ठीक है। इसलिए इनका द्विध्रुव आघूर्ण शून्य होता है और इनका कोई ना कोई द्विध्रुव आघूर्ण होता है, ठीक है। धनात्मक आवेशों का द्रव्यमान केंद्र और ऋणात्मक आवेशों का द्रव्यमान केंद्र संपाती होते हैं, किसमें, अध्रुवीय अणु, अध्रुवीय मतलब इसमें द्विध्रुव आघूर्ण होता है, इनका द्विध्रुव आघूर्ण शून्य होता है, इनका द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, शून्य होता है। और इसका उल्टा इधर, अगर धनात्मक आवेशों का द्रव्यमान केंद्र और ऋणात्मक आवेशों का द्रव्यमान केंद्र संपाती नहीं होता तो उन्हें बोलते हैं ध्रुवीय अणु, और इनका द्विध्रुव आघूर्ण शून्य नहीं होता, कोई ना कोई द्विध्रुव आघूर्ण होता है, ठीक है। तो ये हम लोगों ने देखा अणु दो प्रकार के हो गए, ध्रुवीय और अध्रुवीय। हमारे लिए ज़्यादा काम करिए तो केमिस्ट्री में ही पढ़ते हैं, है ना, केमिस्ट्री में, रसायन शास्त्र में हम लोग पढ़ते हैं ध्रुवीय अध्रुवीय अणु, सोल्यूशन भी होते हैं ऐसे ही, HCl है ना, ध्रुवीय अध्रुवीय विलयन होते हैं, ठीक है, वो बात की बात है, हम लोग ने यहाँ पे समझ लिया, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग, एक क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है, इससे रिलेटेड। अब द्विध्रुव आघूर्ण से रिलेटेड हम लोग क्वेश्चन कर लेते हैं, एक क्वेश्चन करते हैं छोटा सा, ठीक। फिर द्विध्रुव के कारण जो तीव्रता है हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, ठीक है। आज हम लोग एक क्वेश्चन कर लेते हैं, द्विध्रुव से संबंधित एक क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। मान लेते हैं कि दो आवेश हैं, ठीक है, माना दो आवेश, ठीक है, दो आवेश है, -6 माइक्रोकूलाम और +6 माइक्रोकूलाम आवेश, ठीक है, एक दूसरे से 2 सेंटीमीटर दूरी पर रखे हैं, 2 सेंटीमीटर दूरी पर रखे, ठीक है। दो आवेश है, या क्वेश्चन है, दो आवेश -6 माइक्रोकूलाम और +6 माइक्रोकूलाम एक दूसरे से 2 सेंटीमीटर दूरी पर रखें, तो इस द्विध्रुव का द्विध्रुव आघूर्ण ज्ञात करो,
द्विध्रुव आघूर्ण ज्ञात करो। हमको इस द्विध्रुव का द्विध्रुव आघूर्ण ज्ञात करना है। देखिए दो आवेश है, विपरीत आवेश है, समान परिमाण के विजातीय आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर रखें तो ये जो निकाय कहलाएगा ये द्विध्रुवी कहलाएगा। ठीक है, एक हो गया 6 माइक्रो कूलाम और एक हो गया कितना, एक -6 माइक्रो कूलाम और एक +6 माइक्रो कूलाम। इनके बीच की दूरी कितनी है? इनके बीच की दूरी है 2 सेंटीमीटर। ठीक है, 2 सेंटीमीटर की दूरी है। तो देखिए हमें द्विध्रुव आघूर्ण निकालना है, द्विध्रुव आघूर्ण निकालना है, द्विध्रुव आघूर्ण निकालना है। तो Q का मान कितना है? सॉल्यूशन की बात करें, हल करते हैं। ठीक है, तो Q का मान कितना है? Q किसी एक का परिमाण लेना है, दोनों की वैल्यू तो दोनों की सेम है। तो 6 माइक्रो कूलाम, इसको कूलाम में बदल लेंगे 10⁻⁻⁶, ये हो जाएगा कूलाम। ठीक है, अब दूरी इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी को हम लोग 2L बोलते हैं, 2L, क्योंकि द्विध्रुव आघूर्ण होता है P = Q × 2L। ठीक है, या 2QL भी कह सकते हैं। हम लोग डायरेक्ट 2L की वैल्यू रखते हैं। ठीक है, L भी निकाल सकते हैं, फिर रख के फिर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इससे अपन क्या करें भाई, पहले L निकालोगे, 2L का आधा करेंगे, फिर उसमें रखेंगे, फिर 2 का गुणा करना पड़ेगा। इसलिए अपन ऐसा नहीं करते, अपन 2L की वैल्यू ही रखते हैं। 2L कितना है? 2 सेंटीमीटर। इसको मीटर में कर लेंगे 100 से डिवाइड करके, 100 से डिवाइड करना या फिर हम बोले 10⁻⁻² से मल्टीप्लाई करना, ये मीटर में हो जाएगा। 2L हो गई, ये दूरी आ गई। अब द्विध्रुव आघूर्ण निकाल लेते हैं। द्विध्रुव आघूर्ण निकाल लो, P बराबर, ठीक है, द्विध्रुव आघूर्ण, द्विध्रुव आघूर्ण निकाल लेते हैं। द्विध्रुव आघूर्ण होता है P बराबर Q × 2L। ठीक है, ऐसा सूत्र लगाओ। ठीक है, तो कितना होगा Q की वैल्यू कितनी है? 6 × 10⁻⁻6 × 2L। 2L कितना है? 2 × 10⁻⁻2। इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 6 जा, है ना, 6 दूनी 12 × 10 की घात, ये -6 और -2 -8 हो जाएगा। इस डेसिमल को इधर लाना है, तो इसको लिखेंगे 1.2 × 10⁻⁷। इसको हम लोग लिखेंगे कूलाम मीटर। द्विध्रुव आघूर्ण आ गया। तो ये द्विध्रुव आघूर्ण हो गया। P बराबर, द्विध्रुव आघूर्ण P बराबर आया है 1.2 × 10⁻⁷ कूलाम मीटर। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, बहुत सिंपल है निकालना भाई। आवेशों के बीच की दूरी ले लो और आवेश का गुणा कर दो। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन कर लेते हैं अपन। मान लेते हैं यही, अपन यहाँ पे मार्कर कर देता हूँ, आवेश कर देता हूँ। मान लो यहाँ पे मान लो 3 मिली कूलाम और यहाँ पे लिख देता हूँ +3 मिली कूलाम और इनके बीच की दूरी कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर मिली कूलाम ले लेते हैं, मिली कूलाम, और इनके बीच की दूरी मान लेते हैं 5 सेंटीमीटर है। अब हमें द्विध्रुव आघूर्ण निकालना है। ठीक है, द्विध्रुव आघूर्ण निकालना है, सिंपल कर सकते हैं आप भी। आवेश चेंज हो गया। ठीक है, आवेश कितना हो गया यहाँ पे 3 और यहाँ पे +3 मिली कूलाम, और ये कितना हो गया डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर। तो इस बार Q का मान कितना है? ये क्वेश्चन 2 हो गया। ठीक है, दो आवेश है, एक -3 मिली कूलाम और एक +3 मिली कूलाम। इनके बीच की दूरी कितना है? 5 सेंटीमीटर। तो इस द्विध्रुव का द्विध्रुव आघूर्ण ज्ञात करो। तो Q बराबर कितना हो गया? 3 मिली कूलाम। मिली मतलब होता है 10⁻³ कूलाम हो जाएगा। माइक्रो होता है 10⁻⁶ और मिली होता है 10⁻³। 2L, इस बार दूरी कितनी दे रखी है? दोनों आवेशों की दूरी 5 सेंटीमीटर, 5, तो 5 है सेंटीमीटर। इसको 100 से डिवाइड करेंगे या 5 × 10⁻² से मल्टीप्लाई करेंगे, मीटर में हो जाएगा। 2L हो गया। अब द्विध्रुव आघूर्ण निकाल दो, मल्टीप्लाई करना है, खुद करिए, बाद में मेरा सोल्यूशन देखिए, पहले खुद कर लीजिए। Q की वैल्यू 3 × 10⁻³ ठीक है, और 5 × 10⁻², तो कितना हो जाएगा? 3 × 5 = 15, 15 × 10 की घात -5 या फिर 1.5 × 10⁻6 कूलाम मीटर। ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग
द्विध्रुव आघूर्ण से संबंधित क्वेश्चन कर सकते हैं और बनना चाहिए। ठीक है, द्विध्रुव आघूर्ण को हम लोग Q × 2L लिख के सॉल्व करते हैं। 2L अपन को डायरेक्ट मिलेगा, दूरी जो है वही 2L है, जो दूरी दी है उसे 2L है ना। या तो इसका आधा करो भाई, पहले इसका आधा करो, आधा करके यहाँ पे रखोगे, जैसे इसका आधा करेंगे L निकालेंगे 2.5, L निकालोगे 2.5 और फिर ये 2 रहेगा इधर पे, 2 × 2.5 तो 5 ही हो जाएगा। तो इसलिए अपन क्या करते हैं 2L की वैल्यू ही डायरेक्ट रख देते हैं। हम लोग ये वाला फार्मूला ऐसे नहीं लगाते हैं 2QL, हम लोग क्या करते हैं ये वाला लगाते हैं Q × 2L। बात तो एक ही है लेकिन तरीका थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, थोड़ा कैलकुलेशन बच जाएगी। ठीक है, चलिए तो अब द्विध्रुव के कारण हम लोग तीव्रता निकालते हैं अक्षीय स्थिति और निरक्षीय स्थिति में, वो हम लोग सीखेंगे अगले कुछ लेक्चर्स में। ठीक है, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मस्त रहिए।